अच्छा, हमने अभी तक हमने मिड से पहले जो एसक्यूएल का पार्ट किया था, हमने उसमें फंक्शंस तक किया था काम। ठीक है, फंक्शंस हमने सिंगल रो फंक्शंस किए थे। अब अगर आपको याद हो, ये हमारी कुछ टाइप ऑफ फंक्शन थी कि फंक्शन दो तरह के, सिंगल रो फंक्शन, मल्टी रो। इसमें क्या था कि सिंगल रो जाती थी और सिंगल रो ही आउटपुट आती थी। ठीक है, मल्टीपल रो में क्या होता था, होगा मल्टीपल रो में आपके पास मल्टीपल रोज एज एन इनपुट जाएंगी और आउटपुट क्या आएगी, वन रो। काइंडली जिसका माइक अनम्यूट है वो म्यूट कर ले। सो मल्टीपल रो में क्या होगा, मल्टीपल रोज आपके पास एज एन इनपुट जाएंगी और आपके पास आउटपुट जो आएगी वो एक रो आएगी या एक वैल्यू आएगी। सिंगल रो फंक्शन में हमारे पास क्या था कि हम एक रो पे हमारा काम होता था, एक रो पे हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते थे और उन ऑपरेशंस के रिस्पेक्टिव उस रो पे जो आंसर आ रहा था वो हमारे पास आउटपुट आता था। लाइक अगर हमने इस सैलरी, इस ये हमारे पास डिपार्टमेंट नंबर और सैलरी का एक कॉलम है। ठीक है, एम्प्लॉय के टेबल में ये दो कॉलम है। सपोज हमने इस सैलरी के कॉलम पे हमने क्या परफॉर्म करना है, सैलरी मल्टीप्लाई बाय 12। तो जब सैलरी मल्टीप्लाई बाय 12 करना है तो हमारी ये जो सैलरी है, ये हर रो में हर टाइम में क्या होगा कि एक रो जाएगी इस फंक्शन के अंदर। ठीक है, और वो 12 से मल्टीप्लाई करके सैलरी को जो भी आउटपुट होगी वो दे देगी। देन 5000, देन 1300, इस तरह जाते जाएंगे और हमारे पास जितनी रोज हैं उतने रिस्पेक्टिव उसके पास हमारे पास आंसर आएंगे। लेकिन अगर हमने ये मैम हमारे पास जी, तो फिर ये सिंगल रो कैसे हुआ अगर हर रो ही जा रही है अंदर तो? ये देखें, ये आपके पास एक और एग्जांपल डिटेल में, ये हमने इस टेबल के ऊपर लेंथ, ये हमारा सिंगल रो फंक्शन था ना लेंथ का, तो हमने लेंथ का फंक्शन इस पे इंप्लीमेंट किया या इस पे अप्लाई किया इस टेबल पे। यानी इस सैलरी के एट्रीब्यूट पे हमने लेंथ का फंक्शन जो है वो अप्लाई किया। और हम क्या कह रहे हैं कि जो भी सैलरी है उसकी लेंथ बताओ कितनी है। ये 2450 4 डिजिट्स हैं, 5000 4 डिजिट्स हैं। अब ये 800 3 डिजिट्स हैं। अब सिंगल रो का क्या मतलब है कि एक वक्त में एक ही रो जाएगी उसके पास। यानी सबसे पहले ये आपके पास ये जा रहा है इसके अंदर और ये आउटपुट आ रहा है। इसके आने के बाद देन आपके पास दूसरी रो इसमें जा रही है और दूसरी उसकी आउटपुट आ रही है। देन थर्ड रो जा रही है और थर्ड आउटपुट आ रही है। यानी एक वक्त में एक ही रो जा रही है और एक वक्त में एक ही आउटपुट आ रही है। क्लियर है? ऐसे तो यस। नहीं है ना कि आपने ये 4 या 5 इकट्ठी रोज भेजी हैं और इकट्ठी रोज भेजने के बाद आपके पास ये 4 या 5 इकट्ठी आउटपुट आ रही है। ऐसे तो नहीं है ना। तो सिंगल रो का क्या मतलब है कि हमारे फंक्शन के पास जो इनपुट जाएगी वो सिंगल रो होगी और उस सिंगल रो के अगेंस्ट सिंगल रो के अंदर ही आंसर हमारे पास आउटपुट आएगा। सिंगल रोज ओनली एंड रिटर्न वन रिजल्ट पर रो। हर रो के अगेंस्ट एक ही रिजल्ट आएगा। इन कंट्रास्ट टू सिंगल रो फंक्शन, हमारे पास मल्टी रो फंक्शन के अंदर क्या होता है, हम मल्टीपल रोज अपने फंक्शन को देते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास एक आउटपुट आती है। अब ये देखें, अब हमारे पास ये मैक्सिमम सैलरी का एक फंक्शन है। ठीक है, इस मैक्सिमम सैलरी में हम ये सैलरी का एट्रीब्यूट दे रहे हैं। यानी ये हमारा आर्ग्यूमेंट क्या है, सैलरी का एट्रीब्यूट। और सैलरी के एट्रीब्यूट के अंदर कितनी रोज हैं, ये कोई ऑलमोस्ट इसके अंदर 14-15 रोज हैं। अब ये 14-15 रोज एक साथ इस फंक्शन के अंदर गई हैं और हमारे पास एक आउटपुट आ रही है। वो आउटपुट क्या है, हमारा रिस्पेक्टिव फंक्शन क्या है, मैक्सिमम का। यानी सैलरी में से मैक्सिमम बताओ, तो कोई एक ही वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो वो इस नंबर ऑफ इनपुट में से एक आउटपुट वैल्यू देगा जो हमारी जो फुलफिल कर रही होगी फंक्शन की कंडीशन को। ये देखें, मल्टीपल रोज गई और एक आउटपुट आई। तो मल्टीपल रो में हमने अभी पीछे क्या देखा है कि मल्टीपल रोज एज एन इनपुट जाएंगी और एक आउटपुट हमारे पास आएगी। तो ग्रुप फंक्शन में हमारे पास मैक्सिमम, मिनिमम, सम, एवरेज, काउंट, ये ऐसे फंक्शंस हैं जो मल्टीपल रोज एक्सेप्ट करते हैं और एक आउटपुट उनके अगेंस्ट देते हैं। तो हमारे ग्रुप फंक्शंस के लिए क्या हमारे पास सिंटैक्स है, ये ऑलरेडी हमें पता है। सिलेक्ट कॉलम, यहाँ पर हम ग्रुप फंक्शंस देते हैं, यहाँ पर हम अपने जो भी हमारे सिंगल रो फंक्शंस है वो फंक्शंस देते हैं। टेबल आगे वेयर की क्लॉज, ग्रुप बाय और ऑर्डर बाय की जो क्लॉजेज हैं उनका सिंटैक्स है।
यहाँ पर एक हमारे पास प्रॉपर फंक्शन जो है कॉल किया गया एसक्यूएल स्टेटमेंट के अंदर, सिलेक्ट मिनिमम हायर डेट एंड मैक्सिमम हायर डेट, यानी मिनिमम के फंक्शन के अंदर हायर डेट का कंप्लीट एट्रीब्यूट जा रहा है, यानी उसके अंदर, उस टेबल के अंदर, उस एट्रीब्यूट के अंदर अगर 14 एलिमेंट्स हैं तो वो 14 के 14 एलिमेंट्स इसको जा रहे हैं मिनिमम को। इसी तरह हायर डेट का एट्रीब्यूट मैक्सिमम को भी जा रहा है, यानी हायर डेट में से मैक्सिमम हायर डेट बताओ और मिनिमम हायर डेट बताओ, तो वो हमारे पास एम्प्लॉय के टेबल में मैक्सिमम और मिनिमम हायर डेट ये आ रही है। अब यहाँ पर आपके पास जितनी एंट्रीज हैं एक टेबल के अंदर, आप वो सारी उसको इनपुट दे रहे हो, लेकिन एज एन आउटपुट आपके पास क्या आ रही है, सिंगल रो आउटपुट आ रही है आपके पास। इसी तरह हमारे पास एवरेज और सम की एट्रीब्यूट फंक्शंस भी हैं, जो एवरेज अगर आपने किसी एट्रीब्यूट की निकालनी है उसकी वैल्यूज की, तो वो निकाल ले, सम के एट्रीब्यूट वैल्यूज निकालनी है तो आप वो जो है इजीली गेट कर सकते हैं यूजिंग ग्रुप फंक्शंस। बेसिकली इस क्वेरी के अंदर एक कंडीशन भी लगाई गई है वेयर की क्लोज के अंदर, कि जिनकी जॉब के अंदर स्टार्टिंग जो 5 करेक्टर्स हैं वो सेल्स हैं, सेल्स के साथ मैच कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं की आपने जो भी सैलरीज हैं वो गेट करनी है। उन सैलरीज को फिर आपने इसके अंदर अपने फंक्शंस के अंदर, रिस्पेक्टिव फंक्शंस के अंदर आपने देना है, और वही उन्हीं रिस्पेक्टिव फंक्शन उन्हीं सैलरीज को गेट करके जो भी हमारा रिस्पेक्टिव फंक्शन आउटपुट करना चाह रहा है वो आउटपुट करेंगे। यानी फॉर एग्जांपल अगर सैलरी के हमारे पास 5 एम्प्लॉयज हैं, यानी सेल्समैन के हमारे पास 5 एम्प्लॉयज है, यानी 5 रोज हैं, तो वो 5 रोज एक फंक्शन को जा रही हैं, लाइक एवरेज के फंक्शन को जा रही हैं, तो उन 5 सेल्समैन जो हैं उनकी एवरेज सैलरी यहाँ पर आएगी। इसी तरह उनमें से मैक्सिमम जो है वो आएगी, मिनिमम जो है वो आएगी, या उनका सबका सम जो है वो आएगा। अच्छा, इसी तरह हमारे पास काउंट का एक फंक्शन होता है। काउंट का फंक्शन हमारे पास क्या करता है, काउंट करता है कि कितने नंबर ऑफ रोज या कितने नंबर ऑफ टपल्स उस एक एट्रीब्यूट के अंदर है। अगर हम स्टैटिक कर रहे हैं, हर फंक्शन कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स लेगा, ठीक है, उन आर्ग्यूमेंट्स के बेस पे जो हमारा फंक्शन है वो जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है वो उसको परफॉर्म करेगा। लाइक अगर ये काउंट है, इसका मतलब इसने काउंट करना है, और यहाँ पर हमने एट्रीब्यूट्स दिए हैं, या किसी एट्रीब्यूट का नेम दे देंगे, या किसी या सारे एट्रीब्यूट को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके जो भी हमने करना है हम स्टैटिक के थ्रू। स्टैटिक का फंक्शन आपको ऑलरेडी पता है कि ये क्या काम करता है। तो बेसिकली इस स्टेटमेंट के अंदर हमारा क्या काम हो रहा है कि डिपार्टमेंट नंबर 30, एम्प्लॉय के टेबल में डिपार्टमेंट नंबर 30 के जितने एम्प्लॉयज है ना उनको काउंट करो। तो उसने कहा कि टोटल 6 एम्प्लॉयज जो हैं डिपार्टमेंट नंबर 30 के वो हमारे पास आ रहे हैं। अब काउंट फंक्शन के अंदर हम एक्सप्रेशन भी लगा सकते हैं। काउंट के अंदर हम एक्सप्रेशन भी लगा सकते हैं। एक्सप्रेशन का क्या मतलब है कि हम इसके अंदर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स भी दे सकते हैं, ठीक है। उन एट्रीब्यूट्स के साथ हम जो हमारे लॉजिकल ऑपरेशन, मतलब जो हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशन हमने परफॉर्म करने हैं हम वो भी दे सकते हैं। लाइक अगर ये कमीशन है, कमीशन के साथ हम इस तरह कर देते हैं इसको, यहाँ कमीशन के अंदर हम +10 कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हम जो लॉजिकल अरिथमेटिक ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर रहे हैं वो भी इसको करने के बाद ये उसके जो भी आउटपुट होंगे उनको काउंट करके बताएगा। अच्छा, यहाँ पर एक और बात है कि हमारा जो काउंट का फंक्शन है क्या रिटर्न करता है, नंबर ऑफ रोज इन द टेबल, ठीक है। जिस एट्रीब्यूट की आपने बात की है, जब आप यहाँ पर स्टैटिक की बजाय एट्रीब्यूट दे देंगे तो उस एट्रीब्यूट की जितनी रोज होंगी उनको काउंट करेगा, इंक्लूडिंग डुप्लीकेट रोज एंड रोज कंटेनिंग नल वैल्यूज इन एनी कॉलम, ठीक है। ये बात आपने यहाँ पे याद रखनी है कि जो हमारा काउंट का फंक्शन है वो नल वैल्यू को भी काउंट करता है और वो डुप्लीकेट वैल्यूज को भी काउंट करता है। इसी तरह अगर आपने डिस्टिंक्ट हम किस लिए यूज करते थे कि जो एक जैसे हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उन डिपार्टमेंट को हम शो करवा देते थे। लाइक हमने डिस्टिंक्ट का, अगर जब हमने पहले फंक्शन किया था सिलेक्ट डिस्टिंक्ट का कीवर्ड हमने यूज किया था और यहाँ पर हमने डिपार्टमेंट नंबर दिया था फ्रॉम एम्प्लॉय, तो इसने हमें आउटपुट क्या दी थी, डिपार्टमेंट नंबर 10, 20, 30 और 40, उसने ये चीज हमें आउटपुट दी थी। अब हम यहाँ पर इसी फंक्शन को, यानी इस चीज को, डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट नंबर जो था, इसको हम एक फंक्शन के एज एन आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं।
तो वो हमें क्या देगा, उसने सबसे पहले ये चीज कैलकुलेट की है, इसको कैलकुलेट करने के बाद इनका काउंट किया है, काउंट किया 1 2 3 4, तो इसने हमें 4 आउटपुट दे दिया कि उन जो हमारे डिपार्टमेंट नंबर्स थे उनका कितना काउंट था वो उसने हमें दे दिया। अच्छा, एक और बात है, यहाँ पर हमारे जो ग्रुप फंक्शंस हैं, ग्रुप फंक्शन हमारी नल वैल्यूज को इग्नोर करते हैं, ठीक है। ग्रुप फंक्शन जो है हमारी नल वैल्यूज को इग्नोर करते हैं, लेकिन अगर किसी जगह पर हमने उन नल वैल्यूज को खत्म करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा जो डिफरेंट फंक्शन, इस जगह पर हम डिफरेंट फंक्शंस यूज करके इस चीज को भी इग्नोर करते, इस चीज को भी हैंडल कर सकते हैं कि हमने नल वैल्यूज को इग्नोर नहीं करना, नल वैल्यूज को भी हमने काउंट करना है। लाइक तो ये देखें कि अगर हमारे पास एवरेज कमीशन है, तो ये हमारे पास क्या है, एम्प्लॉय की के अंदर से जो एवरेज कमीशन है वो हमें फाइंड करके दे रहा है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए कि जो कमीशन है, अगर आपको याद हो जो हमारा कमीशन का एट्रीब्यूट था एम्प्लॉय के टेबल के अंदर, उसके अंदर टोटल आई थिंक 4 ऐसी रोज थी जिनको कमीशन, या 4 ऐसे एम्प्लॉय थे जिनको कमीशन मिली थी, बाकी सबके साथ नल आ रहा था, यानी उनको कोई भी जो थी कमीशन नहीं मिली थी। तो यहाँ पर बताएं आप कि जो हमारा ये फंक्शन है एवरेज का, ये क्या इन 4 की एवरेज ले रहा है या इन सब की एवरेज ले रहा है? कोई एक स्टूडेंट मुझे बताए कि क्या ये फंक्शन यहाँ पर एवरेज का हमारा इन 4 की सिर्फ एवरेज वैल्यू ले रहा है या इनको भी काउंट कर रहा है? मैम सिर्फ 4 की एवरेज वैल्यू ले रहा है। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसने ऑलरेडी हमें बता दिया कि ये इग्नोर कर रहा है नल वैल्यूज को, लेकिन अगर आपने उनको भी काउंट करना है तो फिर आप किस तरह से करेंगे? फिर आप ये जो एनवीएल का हमारा फंक्शन था इसको यूज करते हुए आप इसको जो है इस तरह से यूज करेंगे अपने एवरेज फंक्शन के अंदर, इसको यूज करेंगे, फिर जब ये यूज करेगा ये फिर इंक्लूड करेगा उन नल वैल्यूज को भी। और इसमें क्या कर रहा है, कमीशन में जहां नल है वहां पर 0 प्लेस कर रहा है और उनको 0 प्लेस करने के बाद फिर उनकी एवरेज ले रहा है। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ से आपको आइडिया हो रहा है कि ग्रुप फंक्शंस के अंदर किस तरह से डिफरेंट और फंक्शंस को हम यूज कर सकते हैं एज एन आर्गुमेंट। मैम एक मिनट, आपने मैम अभी अगर आप 0 प्लेस करेंगे तो फिर एवरेज तो चेंज नहीं हो जाएगी? क्या कह रहे हैं? अगर नल की जगह 0 प्लेस करेंगे तो एवरेज नहीं चेंज हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, एवरेज चेंज हो जाएगी। तो ये देखिए ना, आपकी लास्ट स्लाइड के अंदर ये एवरेज ये थी, कमीशन की ये एवरेज आ रही थी, ठीक है, और इसके अंदर क्या आपकी एवरेज आ रही है? तो लास्ट में ये इग्नोर कर रहा था नल वैल्यूज को, यानी इसके पास जो 4 आपके पास थे वही सिर्फ यूज कर रहा था, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल क्योंकि एवरेज का फंक्शन क्या होता है कि आप सब वैल्यूज को ऐड करते हो और उसके बाद टोटल से उसको डिवाइड कर देते हो, टोटल जितने भी वो वैल्यूज होती हैं, एवरेज ऐसे ही आती है ना। तो यहाँ पर हमारे पास 4 है और जब हम ये कंसिडर कर रहे हैं यहाँ हमारे पास 4 नहीं है, यहाँ हमारे पास 14 या 15 जितनी रोज हैं वो सारी आएंगी, तो ऑब्वियसली उसके हिसाब से जो हमारा ये एवरेज वैल्यू है वो चेंज हो गई है। तो फिर मैम करेक्ट कौन सी होगी? करेक्ट दोनों ही है, यहाँ पर हम नल वैल्यूज को इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर हमने उन नल वैल्यूज को भी काउंट करना है तो वो हम किस तरह से करेंगे, वो हम एक्सप्लिसिटली एनवीएल का फंक्शन यूज करके उसको फोर्सफुली इंक्लूड करवा रहे हैं। ये हमारी रिक्वायरमेंट या हमारी जो भी क्वेरी की नीड है या जो भी सिचुएशन की नीड है उसके अकॉर्डिंग हम ये फंक्शंस को यूज देखते हैं कि कहाँ पर किस तरह से कौन सा फंक्शन यूज करना है। ओके। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर कहा जाता है कि आपने फोर्सफुली उसको नल वैल्यूज को इंक्लूड करना है तो आप इस तरह से करोगे, अगर आपको नहीं कहा जाता तो फिर आप जो आपका सीधा फंक्शन आप उसको जस्ट यूज करोगे। मैम अभी आपने कहा कि जो ग्रुप फंक्शन है वो नल वैल्यूज को इंक्लूड नहीं करते, लेकिन जब आपने अकाउंट का पढ़ा है तो उसमें आपने कहा था वो नल को भी इंक्लूड कर रहा होता है। मैं यही बताने लगी हूँ कि हमारे जो ग्रुप फंक्शंस हैं सिर्फ नल जो है काउंट जो है वो हमारा नल वैल्यूज को इग्नोर करेगा, बाकी सब उसको सिर्फ हमारा जो काउंट है वो नल वैल्यूज को यूज मतलब कंसिडर करेगा, इग्नोर नहीं करेगा। बाकी सारे फंक्शन एक्सेप्ट काउंट वो उस नल वैल्यूज को इग्नोर करेंगे।
अगर आपने जो सारे फंक्शंस उसको इग्नोर कर रहे हैं नल वैल्यूज को, अगर आपने उनको काउंट करवाना है तो आप एक्सप्लिसिटली कोई मेथड डिफाइन करके उसको यूज करोगे आप। मैम ये बात नहीं समझ आई। All groups functions except count ignore null values in the first in the column। यानी जो हमारा सिर्फ काउंट का फंक्शन है वो हमारी नल वैल्यूज को कंसिडर करेगा, बाकी सारे फंक्शन मिनिमम मैक्सिमम एवरेज सम ये जो सारे फंक्शन है बाकी के ग्रुप फंक्शन ये हमारी नल वैल्यूज को इग्नोर करेंगे। मतलब काउंट के फंक्शन में फिर हमें फोर्सफुली नहीं करना पड़ेगा, बाकी में काउंट के फोर्सफुली फंक्शन में हमें फोर्सफुली नहीं करना, काउंट के फंक्शन में हमें फोर्सफुली क्या करना पड़ेगा कि वो नल वैल्यूज को जो है वो इग्नोर नहीं कर रहा ना, वो यूज कर रहा है, तो हम उसमें फोर्सफुली क्या कर रहे हैं, हम ये उसको फोर्सफुली ये कहेंगे कि आपने नल वैल्यूज को यूज नहीं करना। ठीक है। अब हमारा क्या, अब हमने सिंपल देख लिया कि हमारा ग्रुप फंक्शन किस तरह से काम करता है। मल्टीपल रोज लेते हैं और मल्टीपल रोज के बाद एक उसका रिस्पेक्टिव आंसर देते हैं। अब ये टेबल कंसीडर करें, इस टेबल के अंदर हमारे पास किस तरह से एट्रीब्यूट्स हैं, ये डाटा है। ये डिपार्टमेंट नंबर 10 अगर हम इसको डिवाइड करें ग्रुप्स में तो ये जो हमारे पास फर्स्ट 3 रोज हैं ये हमारे पास डिपार्टमेंट नंबर 10 का डाटा है। देन ये हमारे पास ये जो 5 रोज है, नेक्स्ट 5 रोज ये हमारे पास डिपार्टमेंट नंबर 20 का डाटा है। एंड देन जो हमारे पास लास्ट में रोज है ये 30 का डाटा है। अब हमने क्या करना है, हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारा 10 है डिपार्टमेंट नंबर, इसके ऊपर हमारी सिर्फ इतनी वैल्यूज का एवरेज दे, जो भी एवरेज बनता है वो हमें यहाँ पर दे। इसी तरह जो 20 है उसका हमें अलग से एवरेज दे, इसी तरह हमें 30 का अलग से एवरेज दे। तो वो किस तरह से काम करेंगे, वो हमने फंक्शन तो ऑलरेडी पढ़ लिए कि ग्रुप फंक्शन किस तरह से हैं, और उन्हीं फंक्शन को यूज करते हुए हमने उनको ग्रुप करना है। तो जैसे ये देखें, ये हमारे पास डिपार्टमेंट नंबर 10 का एवरेज सैलरी है, ये 20 की एवरेज सैलरी है और ये 30 की एवरेज सैलरी है। तो ये तो हमें पता है कि हमने इसके ऊपर यानी इस सैलरी के कॉलम के ऊपर हमने एवरेज का मल्टीपल रो फंक्शन या ग्रुप फंक्शन यूज किया है। लेकिन ये इस तरह से ग्रुपिंग किस तरह से कर रहा है, इस चीज के लिए हम ग्रुप बाय की क्लोज यूज करते हैं। ग्रुप बाय की क्लोज क्या करती है, डिवाइड रोज इन अ टेबल इनटू स्मॉलर ग्रुप्स बाय यूजिंग द ग्रुप बाय क्लोज। तो ग्रुप बाय की जब हम क्लोज लगाएंगे तो वो हमारे इन 3 एट्रीब्यूट, इन 3 टपल्स को ग्रुप कर देगी। ये जो 5 एक जैसे हैं इनको ग्रुप कर देगी और ये जो 6 एक जैसे हैं इनको ग्रुप कर देगी। ये देखिए, ये हमारा डिपार्टमेंट नंबर और एवरेज सैलरी, और ग्रुप बाय हम किसकी बेस पे कर रहे हैं, हम उसको अपने डिपार्टमेंट नंबर की बेस पे कर रहे हैं। यहाँ से हमें पता लग रहा है कि इनको हमने सिलेक्ट किया है, डिपार्टमेंट नंबर को और एवरेज सैलरी को। ये डिपार्टमेंट नंबर शो रहे हैं, ये एवरेज सैलरी। अब ये ग्रुप बाय किस बेस पे हुआ है, हमारे डिपार्टमेंट नंबर की बेस पे हुआ है। All the column in select list that are not in the group function must be in group by clause। एक और यहाँ पर आपके लिए पॉइंट है कि आपने जो भी आपके एट्रीब्यूट्स आपके ग्रुप फंक्शंस में यूज हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैक्सिमम का भी यूज हो रहा है, मिनिमम का भी यूज हो रहा है, और ये सारे सैलरीज को गेट कर रहे हैं, तो वो ऐसा एट्रीब्यूट जो ग्रुप फंक्शंस के अंदर नहीं है। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट नंबर हमने सिलेक्ट किया ना, तो हमारा ग्रुप बाय के अंदर कौन सा एट्रीब्यूट आएगा, वो एट्रीब्यूट जो हमारा किसी भी ग्रुप फंक्शन का हिस्सा नहीं है। तो डिपार्टमेंट नंबर हमारा ग्रुप फंक्शन का हिस्सा नहीं है, तो ग्रुप बाय में हम डिपार्टमेंट नंबर लगाएंगे। इन केस अगर आपको कहीं ऐसी क्वेरी दे दी जाती है जिसमें आपको कहा जाता है कि ये चेक करेंगे ठीक है कि नहीं है, लाइक अगर ग्रुप बाय में कह देते हैं यहाँ पर डिपार्टमेंट नंबर है ना, तो यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट नंबर की बजाय सैलरी दे देते हैं, ग्रुप बाय सैलरी। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्या ये आपकी क्वेरी जो है ये ठीक है। तो ग्रुप बाय के लिए क्या रूल है कि जो भी आपके एट्रीब्यूट्स आपके ग्रुप फंक्शंस के अंदर ग्रुप फंक्शंस का पार्ट नहीं है, उन फंक्शंस को आपने, उन एट्रीब्यूट्स को आपने एज अ ग्रुप फंक्शन यूज करना है, ग्रुप बाय में यूज करना है। तो यहाँ पर भी सैलरी जो है ये आपके दो एट्रीब्यूट है, सैलरी और डिपार्टमेंट नंबर। तो ग्रुप बाय के अंदर जस्ट वही एट्रीब्यूट आ रहा है जो आपका ग्रुप फंक्शन का पार्ट नहीं है। तो अगर यहाँ आप सैलरी लिखेंगे तो फिर आपके पास आउटपुट गलत आएगी, या आपकी क्वेरी एग्जीक्यूट ही नहीं करेगी, और अगर करेगी भी तो आउटपुट गलत आएगी। तो जब आप सैलरी लिख रहे हैं तो आपकी क्वेरी जो है एग्जीक्यूट ही नहीं करेगी और आपको एक आउटपुट आएगी कि आपका जो क्वेरी का सिंटैक्स है वो फॉल्स है।
अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपने जो भी फंक्शन द ग्रुप बाय कॉलम डज नॉट हैव टू बी इन सिलेक्ट लिस्ट, ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपने जो जिस बेस पे उसको ग्रुप बाय किया कि ज़रूरी नहीं है कि वो आप उसको सिलेक्ट लिस्ट के अंदर भी लिखें। लेकिन अगर आप ऐसा फंक्शन ऐसा एट्रीब्यूट लिख रहे हैं ग्रुप बाय के अंदर जो आपके ग्रुप फंक्शन का पार्ट है, तो फिर वहां पर आपको एरर आएगा। अच्छा, अब मोर देन वन कॉलम्स को अगर आपने ग्रुप करना हो, अब यहाँ पर आपके पास जॉब का भी कॉलम आ गया है और आपके पास डिपार्टमेंट का भी कॉलम आ गया है। अब मोर देन वन कॉलम्स को आपने ग्रुप करना हो तो वो किस तरह से आप करेंगे? यानी वही काम है, सम ऑफ सैलरीज फाइंड किया गया, ठीक है। तो सम ऑफ सैलरीज किस बेस पे फाइंड किया गया? जिनका डिपार्टमेंट नंबर 10 और क्लर्क जॉब हो, ठीक है, जिनका डिपार्टमेंट नंबर 20 और एनालिस्ट जॉब हो, यानी डिपार्टमेंट नंबर और जॉब की बेस पे उनकी सैलरीज को सम किया गया है। फर्स्ट वाले में तो कोई भी सम नहीं हो रहा क्योंकि तीनों डिफरेंट है। अब सेकंड वाले में देखें, डिपार्टमेंट नंबर 20 में ये 2 हमारे पास क्लर्क हैं और 3 हमारे पास एनालिस्ट हैं और 1 मैनेजर है। तो मैनेजर की तो एज इट इज आई, क्लर्क की इन दोनों एट्रीब्यूट दोनों टपल्स को ये ऐड कर रहा है, यानी दोनों सैलरीज को ऐड कर रहा है। और इसी तरह एनालिस्ट की ये तीनों दोनों सैलरीज को यहाँ पर ऐड कर रहा है। इसी तरह थर्ड में देखें, अगर डिपार्टमेंट नंबर 30 है, इसमें क्लर्क है, क्लर्क एक ही है तो एज इट इज उसकी आ गई है। सेल्समैन 4 सेल्समैन है, तो इन चारों की जो सैलरी है वो सम हो रही है। इसी तरह मैनेजर एक ही है तो उसकी सैलरी भी एज इट इज आ गई है। तो ये काम अब आपने किस तरह से करना है कि 2 एट्रीब्यूट्स की बेस पे या 2 कॉलम्स की बेस पे आप उसको ग्रुप कर रहे हैं। तो सिंपल आप उसको ग्रुप बाय के अंदर बताएंगे कि आप इन 2 कॉलम्स की बेस पे उसको जो है ग्रुप कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमने शो करवाया, ये सिलेक्शन लिस्ट में वही चीज़ें आती हैं जो हमने शो साथ करवानी होती है। तो डिपार्टमेंट नंबर और जॉब टाइटल्स आ गया हमारे पास, देन सम ऑफ सैलरी करना है, हमने ग्रुप फंक्शन बता दिया कि हम करना क्या चाह रहे हैं इन एट्रीब्यूट के ऊपर। अब ग्रुप बाय के अंदर हमने बताया कि हमने डिपार्टमेंट नंबर और जॉब इन दोनों की बेस पे उनको ग्रुप करना है। तो ये एज इट इज हमारे पास इसकी आउटपुट आ गई है। अब यहाँ पर अभी तक हमने कुछ क्वेरीज पढ़ी हैं, तो क्या अब ये मुझे आप बता सकते हैं कि इस क्वेरी के अंदर एरर क्या है? एनी कॉलम और एक्सप्रेशन इन द सिलेक्ट लिस्ट दैट इज नॉट एन एग्रीगेट फंक्शन मस्ट बी इन ग्रुप बाय क्लोज। इस पॉइंट को आप अपने माइंड में रखें और बताएं कि ये आपके पास ये आउटपुट गलत क्यों आ रही है। इस क्वेरी को थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करें, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर एरर क्या है। मैम यही है कि अगर वो ग्रुप फंक्शन नहीं है, वहाँ पे कोई लिखा हुआ एट्रीब्यूट, तो वो ग्रुप बाय के उसमें लाजमी लिखना। बिल्कुल, अगर आप नहीं लिख रहे, नंबर है यहाँ पे, बिल्कुल, अब अगर आप नहीं लिख रहे तो यहाँ से अब आपको, जब आप इस चीज को एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ से अब आपको आइडिया हो रहा है कि आपने यहाँ पर ग्रुप बाय की क्लोज जो है वो मिस कर दी है। अच्छा, यहाँ पर क्या आपके पास इश्यू आ रहा है? इस क्वेरी के अंदर देखें, ये हमारे पास एक क्वेरी है, सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर एवरेज सैलरी, देन वेयर की क्लोज के अंदर हमने ये फंक्शन यूज किया है ग्रुप फंक्शन, और उसके बाद हमने डिपार्टमेंट नंबर ग्रुप बाय किया उसको डिपार्टमेंट नंबर की बेस पे। तो यहाँ पर हमारे पास जो एरर आ रहा है वो हमारे पास वेयर की क्लोज में आ रहा है। तो यहाँ से हमें आइडिया हो रहा है कि ग्रुप फंक्शन इज नॉट अलाउड हेयर, यानी वेयर की क्लोज के अंदर ग्रुप फंक्शन हम यूज नहीं कर सकते। जैसे हम वेयर की क्लोज में डिफरेंट कंडीशंस देते थे अभी से पहले तक, वो अब जो हमने अगर कोई ग्रुप फंक्शन यूज करना है वेयर की क्लोज में, तो हम ग्रुप फंक्शन को यूज करने के लिए हम हैविंग की क्लोज यूज करेंगे। तो हैविंग की जो क्लोज है वो रिस्ट्रिक्ट करती है ग्रुप्स को, ठीक है। और जो वेयर की क्लोज के अंदर हम ये कंडीशंस नहीं लगा सकते, वेयर की क्लोज के अंदर हम सिंपल कंडीशंस लगाएंगे। तो यहाँ से हमें एक और नई स्टेटमेंट पता लगी है कि हमें वेयर की क्लोज के साथ साथ हम हैविंग की क्लोज भी अपने क्वेरी के अंदर यूज कर सकते हैं। तो हैविंग की क्लोज किस तरह से काम करती है हमारे पास? हैविंग की क्लोज जहां पर भी हमने कंडीशन लगानी है अपने ग्रुप फंक्शन की बेस पे, यानी हमने मैक्सिमम सैलरी
फाइंड करनी है और मैक्सिमम सैलरी के बाद बताना है कि इससे ज़्यादा हो ये सैलरी। सिर्फ हमने उन्हीं जो है डिपार्टमेंट नंबर को फाइंड करना है जिनकी सैलरी मैक्सिमम सैलरी जो है 2900 से ज़्यादा होगी। तो इस तरह से हम अपनी मैक्सिमम सैलरी की कंडीशन हम अपनी हैविंग की क्लोज के अंदर लगाएंगे। ये काम हम वेयर की क्लोज के अंदर नहीं कर सकते। तो बेसिकली हमारी ये जो क्वेरी काम क्या कर रही है, फाइंड द एवरेज सैलरी फॉर ईच डिपार्टमेंट बाय ग्रुपिंग the department number, restrict the group of those department with maximum salary greater than 2900। तो यहाँ सबसे पहले ये काम क्या करेगी, हैविंग की क्लोज में मैक्सिमम सैलरी फाइंड करेगी, जो भी आती है मैक्सिमम सैलरी उसको मैच करेगी कि वो इससे ज़्यादा है कि नहीं है। और ग्रुप की बाय किसकी बेस पे कर रही है, डिपार्टमेंट नंबर की बेस पे, यानी 10, 20, 30 और 40, यानी पहले उसने इनको ग्रुप किया, ठीक है, और इनके बाद इनके अंदर से जो भी मैक्सिमम सैलरी है वो फाइंड की है और उस सैलरी को मैच किया 2900 से। अगर वो ग्रेटर है, ये जो ये सैलरी फाइंड किया सिर्फ वही सैलरी को वो आउटपुट करवाएगा। तो ये 5000 और 3000 ये हमारे पास सिर्फ दो आउटपुट्स आ रही है। अच्छा, यहाँ पर अब हमने वेयर की क्लोज और हैविंग और ऑर्डर बाय की क्लोज जो है कंप्लीट हमारे पास एक क्वेरी जो है वो आ रही है कि एक क्वेरी के अंदर कितनी क्लॉजेज हो सकती हैं। सिलेक्ट फ्रॉम वेयर के अंदर देखें सिंपल हम कंडीशंस लगा रहे हैं, ठीक है। देन ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय। तो अब यहाँ से आपने ये भी चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि आपकी स्टेटमेंट जो है क्वेरी की उनका सीक्वेंस क्या आ रहा है। सबसे पहले सिलेक्ट आएगी जिसमें आपने एट्रीब्यूट सिलेक्ट करने हैं, देन फ्रॉम आएगा यानी टेबल जिस टेबल से आपने सिलेक्ट करना है, देन वेयर की क्लॉज जिसमें आपने सिंपल कंडीशंस लगानी है, वेयर के बाद ग्रुप बाय आएगा, ग्रुप बाय के बाद जो आपके पास कंडीशन आ रही है वो हैविंग की है, यानी जो आपने ग्रुप्स के ऊपर कंडीशन लगाई है वो ग्रुप्स के ऊपर कंडीशन आप हैविंग के पार्ट में लगा रहे हो, ठीक है। और उसके बाद आप ऑर्डर बाय की क्लॉज यूज करोगे। तो अगर आप इनका सीक्वेंस चेंज कर देते हो, आप सारी ये स्टेटमेंट यूज कर रहे हो और ऑर्डर बाय को ग्रुप बाय की जगह और ग्रुप बाय को ऑर्डर बाय की जगह करते हो, तो फिर आपके पास एरर्स आते हैं। तो ये सीक्वेंस आपने हमेशा अपने माइंड में रखना है कि किस तरह से आपने सीक्वेंस को यूज करना है। अब फंक्शन जो है हमारे पास, ग्रुप फंक्शन जो है वो नेस्टेड भी हो सकते हैं। नेस्टेड का क्या मतलब है कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन। तो यहाँ पर हमारे पास पहला फंक्शन नेस्टेड फंक्शन जो इनर फंक्शन है वो एवरेज सैलरी है, ठीक है। एवरेज सैलरी को काउंट कर रहा है, उसके बाद उसमें से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर रहा है हमारे पास। और यहाँ पर ये देखें ऑर्डर बाय किस पे कर रहा है, डिपार्टमेंट नंबर पे। तो डिपार्टमेंट्स के अंदर 10 डिपार्टमेंट, 20 और 30, इन डिपार्टमेंट से सबसे पहले वो एवरेज सैलरी निकाल रहा है हर डिपार्टमेंट के रिस्पेक्टिव, देन उनमें से फिर मैक्सिमम सैलरी फाइंड कर रहा है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? आज का लेक्चर एसक्यूएल का है। एसक्यूएल का टॉपिक सब क्वेरीज। व्हाट आर द सब क्वेरीज? नाम से हमें पता लग रहा है कि एक क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी, एक क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी जो होती है वो सब क्वेरी होती है। अ क्वेरी विद इन एन अदर क्वेरी इज कॉल्ड अ सब क्वेरी। तो ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे इस लेसन का, कि हमें पता लगे कि हमने सब क्वेरीज को क्यों यूज़ करना है, कैसे किस तरह की प्रॉब्लम है, किस तरह की स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं जो हम सिर्फ सब क्वेरीज के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, हम नॉर्मल क्वेरीज के थ्रू उनको सॉल्व नहीं कर सकते। हमने सब क्वेरीज किस तरह से डिफाइन करनी है, हमें सिंपल क्वेरी का तो पता है हम किस तरह से एक क्वेरी को डिफाइन करते हैं। सिलेक्ट, ठीक है, उसके बाद कुछ लिस्ट दी जाती है, फिर फ्रॉम, टेबल बताया जाता है, वेयर कंडीशन बताई जाती है, फिर ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, हैविंग की क्लॉज, वो सारी डिफरेंट क्लॉजेज है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम वो यूज़ करते हैं। तो अब सब क्वेरी क्या चीज़ है, सब क्वेरी के अंदर भी यही सारी चीज़ें आती हैं। बिल्कुल वही क्वेरी होती है, जैसे हम उसका पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है कि हम उसको पेरेंथेसिस के अंदर यूज़ करते हैं और वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर हम कोई कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। तो अभी हम आगे जाके इसको डिटेल में देखते हैं कि किस तरह से हमने क्वेरीज राइट करनी है और किस तरह से हमने सब क्वेरीज को मेन क्वेरी के अंदर एम्बेड करना है और कब कहाँ पर किस टाइप की क्वेरीज यूज़ की जाएंगी। अब सब क्वेरीज की डिफरेंट टाइप है। टाइप किस तरह से है, टाइप इस तरह से डिफाइन होंगी कि कुछ क्वेरीज सिंगल रो रिटर्न करेंगी, कुछ क्वेरीज मल्टीपल रोज रिटर्न करेंगी और कुछ क्वेरीज ऐसी होंगी जो मल्टीपल कॉलम्स रिटर्न करेंगी। तो वो सिंगल रो, मल्टीपल रो सब क्वेरीज और मल्टीपल कॉलम सब क्वेरीज है। आप लोग यू शुड बी एबल
टू राइट सिंगल रो सब क्वेरी, मल्टीपल रो सब क्वेरी, मल्टीपल कॉलम सब क्वेरी। अब सब क्वेरी किस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है? हमारे पास एक सिचुएशन है, वी हैव टू एक्सट्रैक्ट द एम्प्लॉयज हु हैव सैलरी ग्रेटर देन द सैलरी ऑफ जॉन। अब यहाँ पे दो सिचुएशन है, ठीक है। सिचुएशन क्या है कि अगर हमें जॉन की सैलरी पता है तो हम जस्ट सिंपल एक मेन क्वेरी के अंदर अपनी क्वेरी लिखे, मेन क्वेरी के अंदर जॉन की सैलरी बता देंगे एग्जैक्ट क्या है वो। 50 सपोज $1500 है। अगर हमें पता है तो हम सैलरी को जहाँ हमने वेयर की कंडीशन लगानी है वहाँ हम सैलरी ग्रेटर देन 1500 कर देंगे। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि हमने जो एम्प्लॉयज़ एक्सपेक्ट करने हैं उनकी सैलरी 1500 से ग्रेटर होगी। लेकिन अगर हमें यही नहीं पता कि हमारे जॉन की सैलरी क्या, हमें नहीं पता, अननोन सैलरी है, तो हमें अब हमारे पास सिचुएशन क्या आई है कि हमने सैलरी के अंदर क्वेरी के अंदर ही हमने फाइंड करना है कि जॉन की सैलरी क्या है। तो यानी दो क्वेरीज होगी एक सैलरी के अंदर। सबसे पहले क्या हमने फाइंड करना है, हमने सैलरी निकालनी है, ग्रेटर देन सैलरी निकालनी है एम्प्लॉयज़ की। और ये कंडीशन है कि सबसे पहले हमने जॉन की सैलरी फाइंड करनी है और वो सैलरी हमने इस कंडीशन को देनी है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें पता लगेगा कि कौन सा ऐसे एम्प्लॉयज़ है जिनकी सैलरी जॉन से ज़्यादा है। वही चीज़ अगर हमें पता है कि हमें जॉन की सैलरी पता है तो हम एग्जैक्टली स्टेटमेंट लिख के, क्वेरी लिख के हम निकाल लेंगे। लेकिन अगर हमें नहीं पता, हमें अननोन है जॉन की सैलरी, तो पहले हमें जॉन की सैलरी पता करनी पड़ेगी और फिर जॉन की सैलरी जो भी आएगी, सपोज वो आती है 1500, तो फिर उसके बाद हम ये वो सारे एम्प्लॉयज़ निकालेंगे जिनकी सैलरी 1500 से ग्रेटर होगी। तो इस तरह की जो सिचुएशंस होती हैं, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो हम सब क्वेरीज के अंदर यूज़ की जाती हैं। अगर आप यहाँ एक पिक्चर देखें, ये पिक्चर भी एक शो कर रही है कि आपके पास सारे एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। अब आपने उस एम्प्लॉयज़ में से ये जो एक एम्प्लॉय है इसकी सैलरी से ज़्यादा जिनकी सैलरी है इनमें से वो निकालना है। सपोज यहाँ से ये और ये जो दो एम्प्लॉयज़ हैं इनकी सैलरी ज़्यादा निकलेगी, इससे ज़्यादा होगी। तो लेकिन हमें ये भी नहीं पता कि इस एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो कितनी है, इसकी सैलरी क्या है। तो पहले हमें इसकी सैलरी निकालनी पड़ेगी और फिर इसमें से देखना पड़ेगा इन चारों में से कि कौन है जिसकी सैलरी इससे ज़्यादा है। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये जॉन है और ये बाकी सारे एम्प्लॉयज़ हैं। तो इस टाइप की जो क्वेरीज इनको हम सब क्वेरीज के थ्रू सोल्व करते हैं। सब क्वेरीज लिखते किस तरह से है, बिल्कुल उसी तरह अभी मैंने आपको बताया कि सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखते हैं हम, एक क्वेरी लिखते वक्त फ्रॉम में टेबल देते हैं, वेयर की क्लॉज में एक्सप्रेशन बताते हैं, फिर ऑर्डर बाय ग्रुप बाय हैविंग की क्लॉज हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होती है। तो जब हम एक एक्सप्रेशन दे रहे होते हैं, एक्सप्रेशन ऑपरेटर दे रहे होते हैं या कंपेरिजन ऑपरेटर दे रहे होते हैं, उसके बाद हम अपनी सब क्वेरी लिखते हैं जो कि हम पेरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं। तो जो हमारी ये क्वेरी है ये हमारी मेन क्वेरी हो जाएगी और सब क्वेरी जो होगी ये हमारी इनर क्वेरी होगी, आउटर क्वेरी और इनर क्वेरी। तो अब वो बात जो हमने शुरू में पढ़ी थी, अब मैंने आपको बताई थी कि व्हाट इज़ अ सब क्वेरी। सब क्वेरी अ क्वेरी विद इन एन अदर क्वेरी। तो ये देखिए अ क्वेरी विद इन एन अदर क्वेरी, इस क्वेरी के अंदर है। तो एक एग्जांपल है हमारे पास, इस एग्जांपल में हमें कहा क्या जा रहा है, एक्सट्रैक्ट द सैलरी एक्सट्रैक्ट द एम्प्लॉयज हु हैव द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय नंबर 7566, यानी वो सारे एम्प्लॉयज़ निकालने हैं जिनकी सैलरी एम्प्लॉय नंबर 7566 की सैलरी से ज़्यादा है। तो किस तरह निकलेंगे, हमने ये क्वेरी लिखी, ये जो क्वेरी का ये पार्ट है सब क्वेरी का, ये हमें क्या एक्सट्रैक्ट करके दे रहा है, सैलरी, उसकी सैलरी जिसका एम्प्लॉय नंबर जो है 7566 है, सपोज इसकी कुछ सैलरी है आ जाती है 1100, तो यहाँ पर क्या आएगा 1100 और फिर यहाँ पे वो सारे एम्प्लॉयज़ आ जाएंगे जिनकी सैलरी 1100 से ग्रेटर है। तो ये हमारे पास आ रही है 2975। तो ये सारे एम्प्लॉयज़ आ गए जिनकी सैलरी हमारे पास 2975 से ग्रेटर है। तो सबसे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि हमारा जो एम्प्लॉय का टेबल है उसमें एम्प्लॉय नंबर, नेम, जॉब और सैलरी है क्या क्या, हमें आइडिया हो जाएगा कौन कौन से एम्प्लॉय नेम और सैलरीज हैं। यानी ये हमारे पास एम्प्लॉय नेम आईडी है और जॉब एम्प्लॉय नेम है और उनकी सैलरी है, जॉब है और उनकी सैलरी है। यहाँ पे हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है लास्ट क्वेरी के अंदर, यहाँ पर हमने कॉलर नहीं डाला, क्या नाम है, कोमा नहीं डाला। तो ये ले नहीं, अब हमारे पास एम्प्लॉय नेम, जॉब टाइटल और सैलरी आ गई है। और 7566 कौन सा हमारे पास एम्प्लॉय है, 7566
ये एम्प्लॉय है जॉन, जॉन मैनेजर है, इसकी सैलरी से ज़्यादा जिसकी जिससे ज़्यादा सैलरी है वो सारे एम्प्लॉयज़ निकालने। तो कौन कौन से निकलना चाहिए? ये 3000 वाला निकलना चाहिए, एक ये निकलना चाहिए 5000 वाला, और एक ये इधर से 3000 वाला। तो हम अपनी क्वेरी को दोबारा से लिखते हैं कि क्वेरी हमारी क्या थी। select email from employee where salary is greater than, सब क्वेरी आ गई। सब क्वेरी में हमने बताना है कि 756 एम्प्लॉय की जो उससे ज़्यादा की जो सैलरी है वो डिटर्मिन करो। सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू 7566। तो ये ले, ये हमारे पास वही एम्प्लॉयज़ आ गए जो हमारे लास्ट स्लाइड के अंदर जो हमारी आउटपुट बन रही थी। अब एक सब क्वेरी की गाइडलाइन क्या है, हमने यहाँ लास्ट स्लाइड में देखनी कि किस तरह से सब क्वेरीज राइट करेंगे। अब गाइडलाइन क्या है ये भी हमने देख लिया कि पैरेंथेसिस के अंदर हम यूज़ करेंगे। एक सब क्वेरी को, एक इनर क्वेरी को हम पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे। जो भी हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर होंगे उनकी राइट साइड पर आएगी। ऑर्डर बाय की क्लॉज हम सब क्वेरी के अंदर यूज़ नहीं करते। ऑर्डर बाय की क्लॉज हमने अपनी जो है मेन क्वेरी, आउटर क्वेरी, उसके अंदर यूज़ करनी है। सिंगल रो ऑपरेटर जब हम यूज़ करें तो सिंगल रो सब क्वेरीज यूज़ करेंगे। अगर मल्टीपल रो ऑपरेटर यूज़ करें तो मल्टीपल क्वेरीज यूज़ करेंगे। ये नहीं हो सकता कि हम मल्टीपल रोज एक्सट्रैक्ट करवा रहे हैं सब क्वेरी के थ्रू और वहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं सिंगल रो ऑपरेटर, तो ये एरर होगा। तो बिल्कुल इसीलिए सब क्वेरी जहाँ सिंगल रो यूज़ करेंगे वहीं पर सिंगल रो ऑपरेटर भी यूज़ करेंगे। सिंगल रो ऑपरेटर कौन कौन से हो सकते हैं? सिंगल रो ऑपरेटर कौन कौन से हो सकते हैं? लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, नॉट इक्वल और लेस देन एंड इक्वल, ये सारे सिंगल रो ऑपरेटर हैं। मल्टीपल रो में क्या सकते हैं? इन और एनी, जिसमें मल्टीपल ऑप्शंस आ रही हैं और उसमें से हमने क्या करना है। अभी हम आगे जाके इनको भी देख लेते हैं किस तरह से होंगी। सो टाइप ऑफ द सब क्वेरी, व्हाट आर द टाइप ऑफ सब क्वेरी। हमने पीछे स्लाइड के अंदर देखा था कि हमारी सब क्वेरीज की कौन कौन सी टाइप है। सिंगल रो सब क्वेरी, मल्टीपल रो सब क्वेरी और मल्टीपल कॉलम सब क्वेरी। सिंगल रो सब क्वेरी एग्जैक्टली एक आउटपुट दे रही है या एक रो दे रही है। मल्टीपल रो आपके पास मल्टीपल रो आपको दे रही हैं और मल्टीपल कॉलम आपको, मल्टीपल कॉलम सब क्वेरी जो होती है वो आपको मल्टीपल कॉलम दे रही है। तो अभी हम ये देखेंगे कि किस तरह से ये, और ये तो बहुत आसान है कि हम किस तरह से मल्टीपल रोज और मल्टीपल कॉलम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पार्ट है। लेकिन इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत आसान हो जाएगा। अब ये पीछे वाली स्लाइड पर हम वापस जाते हैं। ये देखें, जो ये आपके पास क्वेरी थी ये सिंगल रो सब क्वेरी थी, ठीक है। ये सिंगल रो सब क्वेरी है। यहाँ पे देख लें सब क्वेरी, अभी हमने लास्ट स्लाइड में देख लिया कि हमारे सिंगल रो सब क्वेरीज के ऑपरेटर कौन कौन से हैं। इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल, लेस देन, इक्वल, नॉट इक्वल, ये हमारे सिंगल रो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। अब यहाँ देखें, अब यहाँ पे हमारे पास क्या सिचुएशन है कि हमने वो एम्प्लॉय, यहाँ पे हमारे पास हमने वो एम्प्लॉयज़ निकालने हैं जिनका जॉब टाइटल एम्प्लॉय 7369 के जॉब टाइटल के इक्वलेंट हो और सैलरी उनकी एम्प्लॉय 7876 की सैलरी से ज़्यादा हो। अब यहाँ पर दो सब क्वेरीज लग रही हैं, ठीक है, और सिंगल रो सब क्वेरीज लग रही हैं। मल्टीपल रो सब क्वेरीज नहीं है, सिंगल रो सब क्वेरीज ही लग रही हैं। तो सबसे पहले हम जॉब एक्सट्रैक्ट करेंगे, जो इसके इक्वल, इसकी जो भी जॉब है वो एक्सट्रैक्ट करेंगे और इसकी जो भी सैलरी है वो एक्सट्रैक्ट करेंगे। और उसके बाद हमारी मेन क्वेरी इन यहाँ से जो भी जॉब आएगी उसके साथ कंपेयर करेगी, जो भी सैलरी आएगी उसके साथ इस चीज़ को कंपेयर करेगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट इस सब क्वेरी के अंदर क्लर्क आएगा, यानी 7369 जो हमारा एम्प्लॉय है इसकी जॉब टाइटल क्या है? क्लर्क। और जो हमारा 7876 जो एम्प्लॉय है इसकी सैलरी है 1100। तो यानी हमारी आउटर क्वेरी ने या हमारी मेन क्वेरी ने क्या काम करना है, फर्स्ट सब क्वेरी हमें क्लर्क आउटपुट देगी और सेकंड सब क्वेरी हमें, फर्स्ट सब क्वेरी में क्लर्क और सेकंड हमें 1100 देगी। और जब यहाँ क्लर्क आ जाएगा, यहाँ 1100 आ जाएगा, तो हमारी क्वेरी, मेन आउटर क्वेरी एग्जीक्यूट होगी। तो हमारे पास कुछ एम्प्लॉयज़ आएंगे जिनका जॉब और जॉब टाइटल क्लर्क होगा और सैलरी ग्रेटर देन 7876 या 1100 की होगी। आगे मूव करने से पहले हम इस क्वेरी को भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं ताकि कोई एम्बिग्विटी ना रहे कि
इसकी आउटपुट क्या आ रही है, जो यहाँ पर हमें आउटपुट आ रही है एग्जैक्टली सेम वही आउटपुट है कि नहीं है। यूजिंग ग्रुप फंक्शन इन अ सब क्वेरी, हमने ग्रुप फंक्शंस देखे थे, याद होगा आपको मल्टी रो फंक्शन या ग्रुप फंक्शंस जो हमने देखे थे। तो सब क्वेरी के अंदर हम फंक्शंस को भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो मल्टी ग्रुप फंक्शन है ये क्या कर रहा है, सारी सैलरीज को मिनिमम, सारी सैलरीज दे रहा है, ठीक है, सारी सैलरीज इसके पास आ रही है, उनमें से जो मिनिमम है वो एक्सट्रैक्ट करनी है एम्प्लॉय के टेबल से। और ये हमें रिटर्न क्या कर रहा है, सिंगल रो ही रिटर्न कर रहा है, ठीक है, मल्टीपल रो नहीं रिटर्न कर रहा, सिंगल रो ही रिटर्न कर रहा है। तो ये हमारे पास 800 रिटर्न करेगा और उसके बाद जो जिनकी सैलरी 800 है उनका नेम, जॉब और सैलरी कैरेक्टर आ जाएगा हमारे पास। सिर्फ एक ही एम्प्लॉय था स्मिथ, तो वो हमारे पास एक्सट्रैक्ट हो गया। इसी तरह हम यहाँ मैक्सिमम भी यूज़ कर सकते हैं, एवरेज भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी ग्रुप फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो इसको भी हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। हमने पीछे जो स्लाइड देखी थी उसके अंदर अभी तक हमने जो सब क्वेरी यूज़ की थी वो हमने वेयर की क्लोज के साथ यूज़ की थी। तो हम हैविंग की क्लोज के साथ भी हम सब क्वेरी को यूज़ कर सकते हैं। हम हैविंग की क्लोज के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, बस हमने ध्यान क्या रखना है कि जहाँ हम सिंगल रो सब क्वेरी यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर हमने सिंगल रो कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करना है। जहाँ हम मल्टीपल रो सब क्वेरी यूज़ कर रहे हैं वहाँ हमने मल्टीपल रो कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करना है। तो इस स्लाइड के अंदर जो हमें एग्जांपल दी गई है वो एग्जांपल बेसिकली कर क्या रही है, दिस एग्जांपल शोइंग ऑल द डिपार्टमेंट दैट हैव अ मिनिमम सैलरी ग्रेटर देन दैट ऑफ द डिपार्टमेंट नंबर 20। इट्स मीन हमारी ये स्लाइड की एग्जांपल हमें बता रही है मिनिमम सैलरी एक्सट्रैक्ट कर रही है पूरे टेबल में से मिनिमम सैलरी एक्सट्रैक्ट कर रही है, बट वो ग्रेटर है, वो मिनिमम सैलरी जो पूरे टेबल से एक्सट्रैक्ट करी है वो ग्रेटर है डिपार्टमेंट नंबर 20 की मिनिमम सैलरी से। अब आपको याद होगा कि हमारा जो एम्प्लॉय का टेबल है उसमें सब एम्प्लॉय किसी न किसी डिपार्टमेंट नंबर से बिलोंग करते हैं, किसी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, उनका रिस्पेक्टिव एम्प्लॉय के रिकॉर्ड के साथ उसका डिपार्टमेंट नंबर भी है। तो अगर आपको याद हो तो हमारे पास डिपार्टमेंट नंबर 10, 20 और 30 थे, जिसमें से 10 के पास हमारे 10 की टोटल जो एम्प्लॉयज़ थे हमारे पास 3 थे, 20 के 5 थे और 30 के 6 एम्प्लॉयज़ थे टोटल। तो ये हमारी क्वेरी क्या कर रही है, जो सब क्वेरी है सबसे पहले मिनिमम सैलरी एक्सट्रैक्ट कर रही है, यानी मिनिमम सैलरी ले रही है एम्प्लॉय नंबर डिपार्टमेंट नंबर 20 से, यानी डिपार्टमेंट नंबर 20 के अंदर हमारे पास 5 जो हैं सैलरीज हैं। इन 5 सैलरी में से जो मिनिमम सैलरी है वो एक्सट्रैक्ट कर रही है, वो जो भी मिनिमम सैलरी है वो रिटर्न कर रही है यहाँ पर। और ये जो हमारे मेन क्वेरी है, आउटर क्वेरी है, ये क्या कर रही है, ये सारी
हमारा आपको याद होगा हमारे एम्प्लॉय का जो टेबल है उसमें 14 रोज थी, तो 14 रोज की में से जो मिनिमम सैलरी है उसको एक्सट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। वो मिनिमम सैलरी जो है वो ग्रेटर होगी इस डिपार्टमेंट नंबर 20 की मिनिमम सैलरी से, यानी हमने वो डिपार्टमेंट नंबर और मिनिमम सैलरी एक्सट्रैक्ट करनी है। इस क्वेरी को भी हम एग्जीक्यूट करके देख। हमारी क्वेरी थी सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर मिनिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर having minimum salary greater than 3. Select minimum salary from employee where department number is equal to 20. तो हमारे पास ये रिटर्न आंसर हुआ है। अब इसको हम डीपली देखते हैं कि ये रिटर्न क्या हो रहा है। बेसिकली इसने रिटर्न जो किया है वो हमें रिटर्न किया है डिपार्टमेंट दैट हैव द मिनिमम सैलरी ग्रेटर देन दैट ऑफ द डिपार्टमेंट नंबर 20, यानी ये वो सैलरी जो उसने रिटर्न की है जो डिपार्टमेंट नंबर 20 की मिनिमम सैलरी से ग्रेटर थी। अब यहाँ देखिए 20 नहीं है यहाँ पर। तो फर्स्ट जो था सबसे पहले हमारे पास हम इसकी जो इनर क्वेरी थी ना सब क्वेरी, इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमें दे क्या रहा है। ये देखेंगे हमें मिनिमम सैलरी दे रहा है 80, और अगर हम अपना पूरा टेबल शो करें सिलेक्ट स्टाइल, पूरा नहीं हम शो करते, हम सैलरी को देखते हैं एम्प्लॉयर नंबर डिपार्टमेंट नंबर और सैलरी को देखते हैं। तो ये देखिए हमारे पास जो है डिपार्टमेंट नंबर और सैलरीज आ गई। अगर हम डिपार्टमेंट नंबर 20 को देखें, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है और एक ये है। तो इसमें से मिनिमम हमारे पास है 800, यानी जो हमें यहाँ पर वैल्यू आ रही है वो है 800। और अब हमारी बाकी क्वेरी क्या काम कर रही है, डिपार्टमेंट नंबर एक्सट्रैक्ट कर रही है और इधर से मिनिमम एक्सट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, मिनिमम एक्सट्रैक्ट कर रही है डिपार्टमेंट नंबर और मिनिमम, यानी इसने और ग्रुप बाय किया डिपार्टमेंट नंबर, यानी 10 डिपार्टमेंट नंबर को भी कुछ मिनिमम वैल्यू, 20 की भी कुछ मिनिमम वैल्यू और 30 की भी कुछ मिनिमम वैल्यू है। तो ये हमें स्टेटमेंट हैविंग की क्या एक्सट्रैक्ट करी है, वो मिनिमम वैल्यू इन 3 डिपार्टमेंट की, इन 3 मिनिमम वैल्यूज़ में से वो मिनिमम वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर रही है जो डिपार्टमेंट नंबर 20 की मिनिमम वैल्यू से ग्रेटर है। अब 20 की मिनिमम वैल्यू 800 थी और 30 की, और 30 की भी हम देख लेते हैं। पहले हम 10 की देखते हैं, अब हम देखते हैं 30 की। तो हमारे पास 10 की है 1300 और 20 की है 800 और 30 की है 950, यानी हमारे पास जो 3 वैल्यूज़ हैं इस ग्रुप बाय के बाद ये इतनी सी क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है, वो क्या 3 वैल्यूज़ दे रही है, 800, 900, 950 और 1300। तो अब उसने उन तीनों वैल्यूज़ को सेपरेटली एक एक करके इसकी जो भी एक एक वैल्यू है ये 800 से कंपेयर करना है। जब 800 को कंपेयर करेगा तो वो उसके इक्वल है तो वो नहीं आएगी। तो 950 और 1300 हमारे पास आंसर आ रहा है, और ये हमारे पास क्या वैल्यू है, all the department that have the minimum salary greater than that of the department number 20. So what is wrong with this statement? 2 मिनट आपको 3-4 सेकेंड आप ज़रा इसको ऑब्जर्व करें, इस स्टेटमेंट के अंदर क्या इशू है। ये क्वेरी लिखी गई है, क्वेरी के अंदर सब क्वेरी है, लेकिन इसमें कोई इशू है, वो क्या इशू बन रहा है। So the issue is one of the most common error with subquery is more than one row return for single row subquery. अभी तक जो हमने बातें की उसमें मैं आपको बार बार एक चीज़ रिपीट कर रही हूँ कि जब हमने सिंगल रो मल्टी
सिंगल रो सब क्वेरी यूज़ करनी है तो हमें सिंगल रो कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करना है, लेकिन जब हम मल्टीपल रो सब क्वेरी यूज़ करेंगे तो हमें यहाँ पर ऑपरेटर भी मल्टीपल रो कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करना है। तो इस स्टेटमेंट के अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर मिनिमम सैलरी एक्सट्रैक्ट की जा रही है फ्रॉम एम्प्लॉय के टेबल से और ग्रुप बाय किया जा रहा है डिपार्टमेंट नंबर 20 में। तो अब ये जो ग्रुप बाय की क्लॉज है, अगर आप गौर से देखें, ये जो ग्रुप बाय की क्लॉज है ये क्या करती है, ये एक जैसे ग्रुप करती है डिफरेंट डिपार्टमेंट को। अगर अभी हमने लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया कि इसमें 2010 क्या इशू हो गया है, 20, 10 और 30 डिपार्टमेंट नंबर थे, जिसमें से 10 के हमारे पास 3 थे, 10 के हमारे पास 3 थे, 20 के हमारे पास 5 थे और 30 के हमारे पास 6 थे। तो जो ग्रुप बाय की क्लोज है ये इनको ग्रुप करेगी, अगर इन 5 को ग्रुप करके बताएगी कि इनमें से मिनिमम कौन सा है, 10 को ग्रुप करके बताएगी इनमें से मिनिमम कौन सा है, 30 को ग्रुप करके बताएगी इनमें से मिनिमम कौन सा है, 30 डिपार्टमेंट को ग्रुप करेगी और बताएगी कि मिनिमम कौन सा है। और यहाँ पर क्या किया जा रहा है, यानी यहाँ से इस क्वेरी के अंदर से 3 आउटपुट्स आ रही हैं, एक 10 की है, एक 20 की है और एक 30 की, यानी एक 10 की मिनिमम वैल्यू है, 20 की और एक 30 की। अब यहाँ पे देखें ये 3 रिटर्न करिए और यहाँ पर हमने ऑपरेटर कौन सा यूज़ किया, इक्वल का ऑपरेटर, और इक्वल का ऑपरेटर जो है वो सिंगल रो ऑपरेटर है। तो यहाँ पर इशू ये है कि हम मल्टीपल रो सब क्वेरी यूज़ करें, लेकिन हम ऑपरेटर कौन सा यूज़ करें, सिंगल रो कंपैरिजन ऑपरेटर। तो हमें मल्टीपल रो कंपैरिजन ऑपरेटर ही यहाँ पर यूज़ करना है। अगर हम इस इक्वल को इन के साथ रिप्लेस कर देंगे तो ये हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। सिंगल रो ऑपरेटर विद मल्टीपल रो नंबर ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय where salary is equals to select minimum salary from employee group by department number। तो ये नहीं हमारे पास आ गया सिंगल रो सब क्वेरी रिटर्न मोर देन 1 रो। तो हम अगर हम इस चीज़ को हमें पता लगे ना कि हम मल्टीपल रो सब क्वेरी जो थी सिंगल रो ऑपरेटर के साथ यूज़ कर रहे थे। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि हमारी जो हमारी इनर क्वेरी थी ये हमें रिटर्न क्या कर रही है, ये मल्टीपल रोज़ रिटर्न कर रही है, लेकिन किस तरह कर रही है। तो इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं इस इनर क्वेरी को। तो ये देखिए ये हमें मल्टीपल रोज यानी 3 आंसर जो हैं या 3 रोज हैं वो रिटर्न कर रही है। तो इस वाली स्लाइड के अंदर हमने ये देखा था कि जब हम अगर इस इन ऑपरेटर को इन के साथ रिप्लेस कर देंगे तो हमारी ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो हम करके चेक करते हैं क्या हमारी ये क्वेरी एग्जीक्यूट होती है कि नहीं। तो ये देखें हमारी क्वेरी इजीली एग्जीक्यूट हो गई है। किस तरह से है कि यहाँ पे उसने जो थी 3 वैल्यूज़ जो आनी थी वो उसने हमें रिटर्न की और इनके साथ हमने वो सैलरी यूज़ करके इसको चेक कर लिया सब क्वेरी। नाउ one more question is here, will this statement work? Just observe this statement for 2 or 3 seconds and then tell me कि will this statement work or not. No, this statement will not work. Why? Because uh, uh, one of the most common error we get from the subquery is no row return from inner query or no row return from subquery. No, this statement will not work because no row return by this inner query. ये क्वेरी बिल्कुल ठीक है, सिंगल रो ही है और सिंगल रो ही ऑपरेटर है, लेकिन इशू क्या है, इशू है ये स्मिथ। क्वेश्चन हमारा यही होगा कि स्मिथ उस एम्प्लॉय की जॉब टाइटल एक्सट्रैक्ट करना है जिसका नाम स्मिथ है।
और बिल्कुल हमारे टेबल में स्मिथ नेम का एम्प्लॉय है, लेकिन हमने यहाँ पर इसको मिसस्पेल किया हुआ है। स्मिथ इस तरह से था और हमने स्मिथ के स्पेलिंग में अलग लिखे हैं। जब हम ये काम करते हैं तो उस वक्त भी हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट तो होती है, लेकिन वो रिटर्न कुछ नहीं करती। और यहाँ पे ये रिटर्न क्या कर रही है, यहाँ ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगी, यह एम्प्टी होगा, और ये जो हमारी मेन क्वेरी होगी ये भी कुछ रिटर्न नहीं करेगी। नो रो सिलेक्टेड, सब क्वेरी रिटर्न नो वैल्यू। पहले हम आप एक चीज़ देख लें, सिलेक्ट, पहले वो क्वेरी एग्जैक्टली एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारे पास क्या। सिलेक्ट ई नेम जॉब फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर जॉब इज इक्वल्स टू सिलेक्ट जॉब फ्रॉम एम्प्लॉय where e-name is equals to smythe। ये तो नो रो सिलेक्टेड क्यों था कि यहाँ जो हमारे पास एम्प्लॉय था उसका नाम मिसस्पेल किया गया। और अगर हम देखें कि हमारे पास कोई ऐसा एम्प्लॉय था जिसका जॉब उसकी जॉब भी हमने साथ में एक्सट्रैक्ट करनी है ना, तो एम्प्लॉय के टेबल में कोई हमारा ऐसा एम्प्लॉय था जिसका नाम स्मिथ था। हाँ जी, स्मिथ था, उसका नाम, उसकी जॉब टाइटल क्लर्क थी। तो हमने वहाँ पर टाइपिंग, इस क्वेरी के अंदर हमने टाइपिंग मिस्टेक की हुई है, हमने मिस स्पेल किया होगा नेम को, जिस वजह से हमारी क्वेरी ने नो रो रिटर्न की है। तो ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, लेकिन इसमें आंसर आपके पास क्या आएगा, नो रो रिटर्न। तो मल्टीपल रो सब क्वेरीज क्या है, रिटर्न मोर देन वन रो, यूज मल्टीपल रो कंपैरिजन ऑपरेटर। मल्टीपल रो कंपैरिजन ऑपरेटर कौन से हैं, इन, एनी और ऑल। इन क्या करता है, इक्वल टू एनी नंबर इन द लिस्ट, यानी इन के साथ लिस्ट होती है और लिस्ट में कुछ ना कुछ नंबर है, सपोज 800, 1000, 1800। तो इन के अगर इस रो के अंदर, इस एरे के अंदर होगा तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा, नहीं होगा तो नहीं एक्सेप्ट करेगा। जो हमने लास्ट स्लाइड में एग्जांपल देखी थी, जो हमने कहा था कि ये क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं हो रही, जिसमें हम मल्टीपल रो क्वेरी सब क्वेरी यूज़ कर रहे थे और साथ क्या कर रहे थे, सिंगल रो ऑपरेटर यूज़ कर रहे थे। तो वहाँ पर अगर हम उस इक्वल को इन के साथ रिप्लेस कर दें तो वो हमारी क्वेरी एग्जैक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगी। एनी का ऑपरेटर किस लिए यूज़ किया जाता है, कंपेयर वैल्यू टू ईच वैल्यू रिटर्न बाय द सब क्वेरी। अगर हम यहाँ एनी लगा देंगे तो जो भी हमारी वैल्यू आएगी, ये तीन सपोज सब क्वेरी से आई हैं, तो हमारी मेन क्वेरी की सब वैल्यूज़ के साथ कंपेयर की जाएंगी। ऑल का ऑपरेटर किस लिए यूज़ किया जाता है, कंपेयर वैल्यू टू एवरी वैल्यू रिटर्न बाय द सब क्वेरी। ओवरऑल रिजल्ट इज ट्रू ओनली इफ द ओवरऑल रिजल्ट इज ट्रू ओनली इफ इट इज़ ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज। यानी अगर इन ऑल का अगर हमने इसके साथ ऑपरेटर यूज़ किया है, ये उसी वक्त ट्रू होगा जब ये सारी वैल्यू के साथ कंपेयर करेगा और कंपेयर करने के बाद सबके साथ ट्रू आंसर आ रहा होगा। तो इनकी तीनों की एग्जांपल हम देख लेते हैं अभी कि किस तरह से ये इन, एनी और ऑल का ऑपरेटर यूज़ किया जाता है। ये बिल्कुल वही लास्ट वाली एग्जांपल है जिसमें हमने यहाँ पर इक्वल का ऑपरेटर यूज़ किया था। तो जब हम इन कर देंगे तो ये जो है डिपार्टमेंट 10 से भी कुछ वैल्यू आएगी, 20 से भी और 30 से भी। तो यानी यहाँ पर तीन वैल्यूज़ जो हैं वो रिटर्न होंगी और उन तीनों का कंपेयर किया जाएगा। यानी अगर हम इस क्वेरी को देखें तो ये बेसिकली हमारे पास आउटपुट आती है 800, 950 एंड 1300 आती है। इसमें से एक 10 की है, 20 की है, 30 की है। तो उसके बाद जो है हमारी सैलरी डिपार्टमेंट नंबर जो है ये आ जाएगी हमारे पास, इस क्वेरी के अगेंस्ट जो रिज़ल्ट आ रहा है हमारे पास। अब इसमें देखिए मल्टीपल रोज़ आ रही हैं, इससे पहले जितनी भी आउटपुट थी उसमें सिंगल रोज़ थी। इन वाली जो एग्जांपल है बिल्कुल वही है जो हमने लास्ट स्लाइड में इक्वल के साइन को इन के साथ रिप्लेस किया था, बिल्कुल ये वही वाली एग्जांपल है। तो एक बार हम फिर उसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम, select employer number, email, job from employee, where salary in, select
minimum of salary from employee group by डिपार्टमेंट नंबर। ये नहीं एग्जैक्टली हमारे पास वही आउटपुट आ गया जो हमारी लास्ट साइड के अंदर थी। इसी तरह एनी का ऑपरेटर है, अब एनी का ऑपरेटर क्या कर रहा है, सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नंबर, जॉब, वेयर द सैलरी, वेयर, अच्छा अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि सैलरी एक्सट्रैक्ट की जा रही है जिनका जॉब टाइटल क्लर्क है, ठीक है, वो सारी सैलरीज की जा रही हैं। अब यहाँ पे मल्टी रोज एक्सट्रैक्ट होंगी। आपको याद हो हमने जब लास्ट फ्यू स्लाइड्स बैक हमने जब क्वेरी एग्जीक्यूट की थी अबाउट क्लर्क, जो हमारी आई थिंक फर्स्ट क्वेरी थी सब क्वेरी के टॉपिक के अंदर फर्स्ट क्वेरी जो हमने एग्जीक्यूट की थी, क्लर्क के हमारे पास 4 एंट्रीज थी, ठीक है, यानी इसका मतलब 4 रोज थी, 4 रिकॉर्ड से। तो अगर हम इसको देखें तो हमारे पास यहाँ पर 4 कुछ ना कुछ सैलरीज आएंगी। एक की तो 800 थी, एक की 1100 थी, एक की 1300 थी और एक की कुछ सपोज कर ले 900 थी, ठीक है। अब ये 4 रिटर्न हो रही हैं और 4 में से एनी करेंगे। है। अब यहाँ क्या सैलरी जो यहाँ से एक्सट्रैक्ट हो रही है वो लेस देन हो इनके इससे, अगर कोई नहीं है तो वो कुछ नहीं यहाँ पे आएगा, अगर है तो वो यूज़ कर लेगा। और उसके साथ एक और कंडीशन है कि जॉब टाइटल जो है वो यहाँ पर क्लर्क में होना चाहिए, यानी जो ये सैलरी एक्सट्रैक्ट की जा रही है वेयर के अंदर, ये जो सैलरी एक्सट्रैक्ट की जा रही है ये सब सैलरीज ली जा रही है, यानी जो 14 रोज की सैलरीज हैं वो ली जा रही हैं, और जो यहाँ इस क्वेरी के अंदर यूज की सैलरीज ली जा रही हैं वो जस्ट 4 रोज की ली जा रही है जिनका टाइटल क्लर्क है। तो यहाँ पर जो अब आएंगे हमारे पास रिटर्न वैल्यू होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए कि एम्प्लॉय नंबर हो, एम्प्लॉय नेम और जॉब टाइटल हो, और ठीक है ये 3 चीज़ें एक्सट्रैक्ट होनी चाहिए, और लेकिन उनका जो जॉब है वो क्लर्क नहीं होगी, कुछ और जॉब होगी, और उनकी सैलरी जो है वो लेस देन होगी इन 4 सैलरीज से। तो किस तरह से आएगा, ये हमारे पास 2 एम्प्लॉयज़ आएंगे। जो स्लाइड में हमें और क्वेरी दी गई थी वो हमें कर शो क्या कर रही थी, एम्प्लॉयज़ हु सैलरीज इज लेस देन एनी क्लर्क एंड हु आर नॉट अ क्लर्क, सैलरी जिनकी क्लर्क की सैलरी से कम हो, एनी सैलरी कोई भी हो सकती है, सर क्लर्क की सैलरी से लेस देन हो लेकिन वो जॉब टाइटल उसका क्लर्क ना हो, मीन्स कि सैलरी क्लर्क से कम हो लेकिन जॉब टाइटल क्लर्क ना हो, टाइटल कुछ और भी हो सकता है। तो पहले हम एक दफ़ा देख लेते हैं कि हमारी जॉब्स क्या थी और सैलरीज क्या हैं। तो पहले हम ये देख लें कि हमारी जॉब्स हैं क्लर्क, सेल्समैन, मैनेजर, सेल्समैन, मैनेजर, मैनेजर, एनालिस्ट, प्रेसिडेंट, सेल्समैन, क्लर्क, क्लर्क, एनालिस्ट और क्लर्क। तो जो हमारी क्लर्क है, क्लर्क की सैलरी डिफरेंट है, तो हमने क्या एक्सट्रैक्ट करना है, वो एम्प्लॉयज़ एक्सट्रैक्ट करने हैं जिनकी सैलरी क्लर्क से लेस देन हो लेकिन उनका जॉब टाइटल क्लर्क ना हो। तो वो कौन से होंगे, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, ईमेल और जॉब फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी लेस देन एनी, सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर जॉब इज इक्वल टू क्लर्क था एंड जॉब इज नॉट इक्वल्स टू चेक करने पहले कि जो हमारी सैलरी है वो सेम है कि नहीं है, मीन्स के हमारी क्वेरी से ठीक तरह से लिखे है कि नहीं, एरर तो नहीं, नो एरर। तो ये देखें हमारी जो सैलरीज आ गई हैं वो एम्प्लॉयज़ आ गए हैं जिनकी सैलरी जो है वो क्लर्क की सैलरी से कम है लेकिन
एम्प्लॉयज़ जो जॉब टाइटल है वो क्लर्क है। इसको एक बार हम थोड़ा और रिफाइन कर लेते हैं। हम यहाँ पर एम्प्लॉय नेम, जॉब और साथ सैलरी भी एक्सपेक्ट कर लेते हैं। ये लो, आगे देखें हमारे एम्प्लॉय की सैलरी जो थी, 4 एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी थी 800 थी और 1100 थी, 950 थी और 1300 थी। इनमें से कोई भी नहीं है, इनकी सैलरी से कम नहीं है 1350। ये हमारे पास आ गई है। बिल्कुल इसी तरह अब ऑल का ऑपरेटर जो है वो किस तरह से काम करता है। जब सारी वैल्यूज ट्रू होती हैं तो फिर उसके उस वक्त वो यूज़ किया उस वक्त वो रिटर्न करता है वैल्यू। तो इस स्लाइड के अंदर जो एग्जांपल है वो क्या हमें कह रही है, डिस्प्ले एम्प्लॉयज़ हुज सैलरी इज़ ग्रेटर देन द एवरेज सैलरीज ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट। एवरेज सैलरीज ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट कौन कौन से थे, 10, 20 और 30। तो अब यहाँ क्या हो रहा है, इसकी एक एवरेज सैलरी होगी, इसकी एक एवरेज सैलरी होगी और इसकी एक एवरेज सैलरी होगी, यानी यहाँ पर 3 सैलरीज आएंगी और सबके साथ कंपेयर करना है। और यहाँ से जो हमने ओवरऑल सैलरीज ग्रेटर देन होगी, इन तीनों सैलरीज के जो एवरेज आ रही है इन तीनों सैलरी से ग्रेटर देन होगी, तो वो हमें प्रेजेंट करेगा। देखें सपोज 10 की हमारे पास आ रही है 2916 और इसकी 2175 और इसकी 1566 एवरेज सैलरी आ रही है 3 डिपार्टमेंट की। तो हमारे पास वो सारे एम्प्लॉयज़ आ गए जिनकी सैलरीज ग्रेटर देन है एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट। अब जो तो हमारी ऑल की जो क्वेरी थी वो क्या काम कर रही थी, वो एक्सट्रैक्ट करवा रही थी एम्प्लॉयज़ हुज सैलरी इज़ ग्रेटर देन द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट। तो उसके लिए हमारी जो क्वेरी थी, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, जॉब और सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज़ ग्रेटर देन ऑल, select average salary of all the department, तो ये देखेंगे हमारे पास all the employees who have the salary greater than the average salary of all the department। तो all the department कौन से हैं। अब ये जो हमारी इनर क्वेरी थी इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखेंगे हमें सब डिपार्टमेंट की एक एवरेज सैलरी दी। 3 डिपार्टमेंट थे, हर डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ एम्प्लॉयज़ थे, एक में 3 थे, एक में 5 थे, एक में 6 थे। तो ये देखें उनकी एवरेज सैलरी आ गई। तो ये जो सैलरी आई है ये वाली, ये मैक्सिमम सैलरी है ऑफ ऑल द मैक्सिमम सैलरी ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट। अगर हम इसको इसी स्टेटमेंट को हम एक दफ़ा और एग्जीक्यूट करें विद द डिफरेंस ऑफ लेस देन, ये लो, तो अब कौन सी आएगी, अब वो सारी सैलरीज आएंगी जो इन ऑल ऑफ द डिपार्टमेंट लेस देन ऑल ऑफ दीज डिपार्टमेंट होंगी। इन डिपार्टमेंट से जो सारी इससे कम नहीं होंगी, इससे ग्रेटर कोई भी नहीं होगी। वो सारे एम्प्लॉयज़ आ जाएंगे जिनकी सैलरीज ऑल ऑफ द डिपार्टमेंट एवरेज सैलरी से कम है।